हम डेंगू की आज बात करेंगे। हम बेसिकली के मार्क्स और डिजीज़ कवर कर रहे हैं, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। इसमें डेंगू में सबसे पहले उसके मच्छर की बात आ जाती है। ये यूक्यू है कि एडीज़ और बाकी मच्छरों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एडीज़ का कलर ब्लैक एंड वाइट होता है और इसकी बॉडी और लेग पर स्ट्राइप्स होती हैं। ये एक्टिव या काटता कब है? दिन के वक्त। इसकी ब्रीडिंग साइट आर्टिफिशियल कंटेनर्स होती है और ये ह्यूमन हैबिटेट के गिर्द अर्बन या सेमी अर्बन एरिया के अंदर रिजाइड करता है। इसकी स्पीशीज़ दो हैं, एडीज़ इजिप्टाई या एडीज़ एल्बोपेक्टस। डिजीज़ ये मल्टीपल कॉज कर रहा है जिनमें डेंगू, जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया आ जाता है। जोग्राफिकली अगर देखें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये पाया जाता है। एजेंट को देखें तो बेसिकली आरएनए वायरस है जो कि जीनस फ्लेवी वायरस से बिलोंग करता है और इसकी 4 सीरोटाइप्स होती हैं, डेन 1, 2, 3, 4। इसके वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हैबिट्स हैं जो कि पूछी गई हैं। वेक्टर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपेक्टस। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एडीज़ इजिप्टाई को अगर देखें तो ये हाईली डोमेस्टिकेटेड होता है और इसको मतलब इसके लिए एक कंडीशन है, इसकी नीड होती है कि इसको एक से ज़्यादा होस्ट को बाइट करना पड़ता है अपना एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना गोनोट्रोपिक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जबकि जो एडीज़ एल्बोपेक्टस है वो एक ही होस्ट या एक ही पर्सन के पास जाके अपना ब्लड मील भी एक कंप्लीट कर लेता है और अपना गोनोट्रोपिक साइकिल भी कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसकी अगर फ़्लाइट की बात करें तो 2000 फीट से कम ही होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन स्पेशली, और इसकी रेंज देखें तो वो 100 मीटर से कम होती है। क्लीन वाटर के अंदर ये होता है, नॉइस नहीं, वो जो मच्छर की पर्टिकुलर नॉइस होती है वो इसकी नहीं होती। बिगर मॉस्किटो होता है, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन का होता है और 5th डे में वायरीमिया शुरू हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर देखें तो ह्यूमिडिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये 16 से 30 डिग्री सेल्सियस पर बेस्ट सर्वाइव करता है। इंडोर होता है और साथ ही साथ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस के उधर रहता है, तो ये एंडोफेजिक और एंडोफिलिक। उसके बाद हाई रिस्क पेशेंट्स को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके अंदर इन्फेंट्स, एल्डरली, ओबेसिटी जिनको है, प्रेगनेंसी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, हिमोलिटिक डिजीज़ हैं, हार्ट की कोई डिजीज़ है, क्रॉनिक कोई डिजीज़ है या फिर स्टीरॉइड्स या एनसेड के ट्रीटमेंट पर है पेशेंट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी। एक है अनडिफरेंशिएटेड फीवर जिसमें सिंपल फीवर है, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस हो सकते हैं और किसी और भी डिजीज़ जिसमें फ़ीवर होता है उसी की तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, सिंपल फीवर वाली अपीयरेंस होती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें डेंगू क्लासिक फ़ीवर को, क्लासिक डेंगू फीवर को, इसके अंदर हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, आई मूवमेंट्स या आई प्रेशर पर पेन होती है, बाईफेजिक कर्व होती है, फीवर की रैश होता है। फिर उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर अगर देखें तो ये थोड़ी सी सिवियर फॉर्म आ जाती है। इसके अंदर फिर फर्दर उन्होंने फेजेस बताए हुए हैं। इसके अंदर टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने टॉर्निक्वेट बांधा है तो उसके बाद वहाँ पर पटीकियाई बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी पहली फ़ेज़ होती है फेब्राइल फेज़, जिसके अंदर फेशियल फ्लैशिंग, हेडेक, एनोरेक्सिया और ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी क्रिटिकल फ़ेज़ होती है, तीसरी रिकवरी की फ़ेज़ होती है। क्रिटिकल फ़ेज़ के अंदर प्लाज्मा लीकेज, शॉक और हेमाटोक्रिट वगैरह बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्राइटेरिया देखें तो डेंगू फीवर के अंदर ये तो सारे हो गए जो कि सिम्टम्स हैं, हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, रैश है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर हम लैब पर आएँ तो लैब फाइंडिंग क्या होंगी कि WBC 5000 से कम है, प्लेटलेट 150,000 से कम है, हेमाटोक्रिट 5 से 10% इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही साथ वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स है, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फाइंडिंग्स, जिसमें से पहली चीज़ क्या है कि टाइटर जो है हीमोग्लोटिनिन इनहिबिशन टेस्ट का वो 1280 के इक्वल या ज़्यादा है। उसके बाद है कि कंपेरेबल IgG टाइटर्स होने चाहिए विद एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या फिर आपको IgM एंटीबॉडी की टेस्टिंग आप कर लेते हैं। ठीक है, कंफर्म डायग्नोसिस किस तरह से होता है कि या तो डेंगू वायरस आइसोलेट हो गया या फिर उसका जीनोमिक सीक्वेंस आइसोलेट आपने कर लिया है या उसका एंटीजन आइसोलेट हो गया है या फिर जो IgG का टाइटर है वो 4 फोल्ड और ग्रेटर है या IgM का टाइटर जो है एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू डेंगू वायरस वो इंक्रीज़ हुआ है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के अंदर आपका फ़ीवर होता है 2 से 7 दिन ड्यूरेशन का, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं सारी, प्लेटलेट काउंट 100,000 से डिक्रीज़ किया होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्लाज्मा लीकेज का कोई मौजूद होता है, हेमाटोक्रिट राइज़ कर रहा होता है, 20% ज़्यादा राइज़ कर जाता है। ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम अगर देखें तो इसमें टेकीकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ यानी सारी शॉक वाली चीज़ें मौजूद होंगी। पल्स प्रेशर 20 से कम है, इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर है, हाइपोटेंशन है,
उसके बाद अगर थोड़ी सी देखें कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या किस तरह से हम करते हैं, फर्दर लैब्स यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं बेसिकली लैब डायग्नोसिस। तो सबसे पहले तो वायरस आइसोलेशन है, उसको न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देख सकते हैं, और उसके बाद ये वाली चीज़ें आ जाती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट यही है कि NS1 है, एलाइजा है, IgM ओवर IG रेशो है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर हम आते हैं कंट्रोल मेजर्स की तरफ। कंट्रोल मेजर्स में क्या होता है कि मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं, वैक्सीन्स हैं, और एंड पर फिर अदर मेजर्स दिए हुए हैं जिसे पर्सनल मेजर्स भी कहते हैं। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स अलग से मैं वीडियो डालूंगी, उसमें हम करेंगे कवर, जो कि आप फिर किसी भी मॉस्किटो वाली डिजीज़ में लिख सकते हैं। वैक्सीन इसके पास जो होती है, इसके लिए वैक्सीन जो होती है वो CYD-TDV वैक्सीन होती है, जो कि प्रोफाइलेक्टिक टेट्रावेलेंट लाइव एटीनुएटेड वायरल वैक्सीन है। पर्सनल मेजर्स अगर देखें तो 4 चीज़ें हैं इसमें, नहीं 3 चीज़ें हैं इसमें, आइसोलेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रोफाइलेक्सिस और एनवायरमेंटल मेजर्स। आइसोलेशन में क्या है कि पेशेंट को आपने आइसोलेट कर देना है और उसकी आपने सारी कहानी आगे लिख देनी है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आइसोलेशन ऑफ पेशेंट है। फिर दूसरा है पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, जब जिसको नहीं हुआ वो पर्सनली अपने आप को बचाए। फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहने, फुल पैंट्स पहने, बेड नेट में सोए, और कॉइल्स, मैट्स, क्रीम्स का इस्तेमाल करें। बच्चों को दिन के वक्त अगर वो सो रहे हैं तो बेड नेट्स का इस्तेमाल करें। एनवायरमेंटल मेजर्स क्या आते हैं कि उसकी ब्रीडिंग साइट्स को ख़त्म करो, डिटेक्ट करो कहाँ कहाँ वो उसकी ब्रीडिंग साइट है, रूफ टॉप्स, सनशेड्स, पोर्टिकोज, और कवरिंग ऑफ द स्टोर्ड वाटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पूछा हुआ है, तो होस्ट इसका ह्यूमन होता है, एजेंट फ्लेवी वायरस, जबकि एनवायरनमेंट इसका स्टैंडिंग वाटर होता है। इसकी प्रिवेंशन अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन के हेडिंग्स के अंडर करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ट्रेवलर्स, वही वाली सारी चीज़ें हैं कि प्राइमरीली आपने क्या करना है, नेट्स हैं, स्प्रेज हैं, पॉट्स वगैरह ड्राई रखने हैं, आपने उस टाइमिंग में ना निकलें जिस टाइमिंग में वो काटता है, रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, कंटेनर्स वगैरह को की सफाई रखनी है, और ओवी ट्रैप्स यानी उसके जो ओवा होंगे उसी को आप तबाह कर दो। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है, बाय लो प्लेटलेट्स एंड NS1। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीपायरेटिक्स, लेकिन एस्प्रिन नहीं देनी है। इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस बैलेंस आपने करेक्ट करना है हेमरेजिक शॉक के अंदर, स्पेशली 5% डेक्सट्रोज सलाइन सोल्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर परसिस्टेंट शॉक है। टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रिहैबिलिटेशन आ जाती है।